दोस्तों नमस्कार। हम आज पहुंचे हैं बनारस में। बनारस के उन गलियों में जहां श्री कुंज बिहारी सिंह जी रहते हैं और ये गुलाबी मीनाकरी में अवार्ड भी जीते हैं। यहाँ तक कि ये नेशनल अवार्ड के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्यात भी प्राप्त किए हैं। तो आइए आज हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्ते। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? मेरा नाम कुंज बिहारी सिंह है और मैं गुलाबी मीनाकारी का नेशनल अवार्डी आर्टिजन हूँ। अच्छा, गुलाबी मीनाकरी। तो इसके बारे में कुछ बताइए, इसका इतिहास के बारे में। ये भारत में मुगल पीरियड में आई है 16th सेंचुरी में और 16th-17th सेंचुरी में। और ये सबसे पहले जयपुर में आई, फिर उसके बाद ये भारत के अन्य क्षेत्रों में फैली। लेकिन ये जहाँ जहाँ भी गई उसकी अपनी शैली थी और पहले इसको सिर्फ मीनाकारी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ये बनारस में आई तो गुलाबी जो इसका कलर होता है वो यहीं के लोगों ने डेवलप किया और इसी नाम से इसका जीआई भी है, गुलाबी मीनाकारी के, बनारस गुलाबी मीनाकारी के नाम से। इसलिए इसको जो है गुलाबी मीनाकारी बोलते हैं। अच्छा, गुलाबी मीनाकारी में जीआई टैग भी मिला? जीआई टैग भी है और ये राज्य सरकार यहाँ पे इसको ओडीओपी में भी शामिल की है। अच्छा, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन एक जिला एक उत्पाद। अच्छा, और इसमें किस माध्यम से काम होता है? इसका माध्यम बता दीजिए। इसमें सोने और चांदी के ऊपर काम होता है। इसके कलर जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड से बनते हैं, धातु अयस्क से। जैसे ब्लू कलर, इसका जो नीला कलर होता है वो कोबाल्ट के ऑक्साइड से बनता है, व्हाइट टाइटेनियम, ग्रीन कॉपर, येलो वैंडियम, ब्राउन मैग्नीशियम, और इसका पिंक होता है वो गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। और इसके सारे कलर 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किए जाते हैं फर्नेस में और फिर इसके बाद ये अस्थायी होते हैं और ये सालों साल इसकी चमक बरकरार रहती है। जी, आप जैसे कि बताए हैं इसका जो काम होता था वो मुगल काल में भी होता था। मुगल पीरियड में ये भारत में आया। अच्छा, मुगल का। हाँ, वैसे तो इसका इतिहास ये पर्सिया ईरान से आया, जो अभी ईरान के नाम से जाना जाता है देश, वो पर्सिया उस समय था, वो ये वहां से आया है भारत में। और एक समय असल में मीनाकारी जो वर्ड बना है ये पर्शियन वर्ड ही जो है मीनू है। इसका अर्थ होता है रंगों का संयोजन। अच्छा। और ये उसी से मीनाकारी शब्द बना है और ये पर्सिया ईरान से होते हुए फिर मुगल पीरियड में भारत में आए हैं। जी, जब मुगल पीरियड में भारत में आया उस समय जिस प्रकार से इसमें कलाकारी हो रही थी, जो भी डिजाइन बन रहे थे, उसमें और आज के काम में क्या अंतर है? कुछ अंतर बताएं। पहले सिर्फ राजे राजवाड़ों के यहाँ जो है उनके आभूषण में बनते थे, उनके सिंहासन, उनके मुकुट में सिर्फ इसका प्रयोग होता था। बाद में ये अपनी जो है जैसे जैसे लोगों में फैला, जैसे जैसे जिस जगह जहाँ गया तो उनकी अपनी शैली जो है इसमें लगी और वो काफी डेवलप हुआ तब से। जो है अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये गणेश जी, मोर, हाथी ये हैं, तो ये खिलौनों में भी अब जो है इसको आगे प्रयोग किया जाने लगा है। अच्छा, इसमें यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है? कुछ किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ, ये मशीन का प्रयोग तो न के बराबर इसमें है, ये पूरी तरह हाथ से बनता है। जी। भट्टी एक होती है, फर्नेस जो है, अभी वो इलेक्ट्रिक फर्नेस है, पहले वो कोयले वाली भट्टी थी, उसमें हीट कर किया जाता था ये। जी, यानी भट्टी। हाँ, भट्टी का है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। इसमें कोई ऐसी कलाकृति है जो प्राचीन काल में भी बनता था और अभी भी बन रहा है? आभूषण में ही बहुत ज्यादा आभूषण में ही कुंदन ज्वेलरी जैसे जो है वो प्राचीन काल में भी बनता था और अभी भी बनता है वो। जी। और कुछ डिजाइन तो ऐसी होती है कि रिपीट होती हैं दोबारा, जो है मतलब फिर से जो पुराने डिजाइन खोज के लोग बनवाते हैं, तो वो हम लोगों के लिए मतलब डिजाइन रखनी पड़ती है। जी। और जो है इसमें कलाकृति, जो भी कलाकृतियां आप बनाते हैं, जो भी डिजाइन बनाते हैं, इसमें जो भी मटेरियल लगता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है, ये सब आप कहाँ से मंगाते हैं? यहाँ ओपन मार्केट में मिलता है। गुलाबी ये चांदी और सोने सब यहाँ पे ओपन मार्केट में मिल जाते हैं। इसके कलर जो होते हैं पहले लोग बनाते थे मेटल ऑक्साइड से, अभी ये मतलब मार्केट में उपलब्ध है इसके कलर। जो अमृतसर रानी बाग में अमेरिकन पॉलिशिंग कंपनी एक है, वो बनाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब बनारस में मिल जाते हैं वो कलर। जी। इसमें ये जो कलाकृति हम लोग रखे हैं सामने,
इसमें एक कलाकृति को तैयार करने में लगभग कितना टाइम लगा होगा? एक हफ्ता करीब एक कलाकृति को लगता है। करीब एक हफ्ते का टाइम लगता है। इसमें कलर कौन सा यूज होता है? मेटल ऑक्साइड से बना हुआ कलर होता है, धातु X से, और वो कांच के टुकड़े में मतलब प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मेटल ऑक्साइड कलर होता है जी। और इसको जो है जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो इसको कहाँ कहाँ सेल किया जाता है, कहाँ कहाँ बेचा जाता है? पहले तो विदेशी बहुत ज़्यादा खरीदते थे, बाद में जो है कुछ वो हुआ जिसमें जो है मतलब विदेशियों की संख्या काफ़ी घट गई। लेकिन अब अपने इसकी लोकप्रियता और लोग जाने इसके बारे में, जागरूकता इतनी बढ़ी कि यहाँ के लोग भी इसको मोमेंटो उपहार लेने देने के रूप में प्रयोग करने लगे। जहाँ तक कि शादियों में लोग जो है इसको रिटर्न गिफ्ट के रूप में प्रयोग करते हैं देने में। और ज्वेलरी में वैसे ही पहले सिर्फ सोने में बनती थी ज्वेलरी, अब इसको चांदी में भी ज्वेलरी बनने लगी। तो टेक्सटाइल के साथ भी इसका अच्छा खासा प्रयोग होता है। जैसे अलग अलग रंगों की साड़ियाँ हैं तो उसके साथ अलग अलग रंगों की ज्वेलरीज हैं, वो इसमें बहुत परफेक्ट मैच होता है। इसको और भी बढ़ावा मिले, इसकी और भी डिमांड हो, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई योजनाएं वगैरह या कुछ इस तरह की हैं? गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से काफ़ी जो है योजनाएं की गई हैं इसमें हैं, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से इसको ODOP में भी शामिल किया गया है, जिसकी तरफ से हम लोगों को फ्री स्टॉल, फ्री ट्रेनिंग और टूल किट फ्री मिलते हैं, काफ़ी कुछ डिजाइन्स भी फ्री मिलती है। बहुत सारे कॉलेज से सीखने भी आते हैं बच्चे, जैसे NID है, NIFT है, और ऐसे बहुत सारे जो है जगह से आते हैं जो खुद अपनी डिजाइन लेके आते हैं, बहुत सारे कॉलेज से आते हैं जी। ये जो ODOP का आप बताए हैं ट्रेनिंग, ये कितने दिन का ट्रेनिंग होता है और इसमें क्या क्या होता है? ODOP की ट्रेनिंग 10 दिन की होती है, जिसमें उसमें अलग अलग ट्रेनिंग होती है। एक ODOP की जो होती है ट्रेनिंग वो 10 दिन की होती है जी। और इसमें जो है सीखने के बाद इसको उसके लिए वो भी राज्य सरकार की तरफ से फ्री टूल किट भी दिए जाते हैं। अच्छा, और क्या ये जो भी प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं गुलाबी मीनाकरी में, तो इसको सेल करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ योजनाएं या कोई मेले या कोई प्रदर्शनियां वगैरह आयोजित की जाती हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तरफ से काफ़ी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जिनको हम लोगों को फ्री मिलता है, और कई बार तो हम लोगों को आने जाने और रहने का भी खर्च मिलता है। अच्छा, मतलब इसमें जो भी कहीं भी प्रदर्शनी वगैरह लगता है वहाँ आने जाने का TA DA और फिर वहाँ ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से फ्री मिलता है जी। और वहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, बिकते हैं, तो उसका पैसा क्या गवर्नमेंट भी लेती है कि वो आप लोगों का होता है? नहीं, वो शिल्पियों का होता है, जो भी शिल्पी बेचेंगे उनका होता है। अच्छा, वो हस्तशिल्पियों का है। राज्य सरकारें अपने खर्च पे प्रदर्शनियां आयोजित करती हैं, जिनमें शिल्पियों को फ्री स्टॉल, आने जाने रहने का खर्च भी मिलता है जी। और उनको जो है शिल्पियों को उनका सामान बेच के उनका खुद का पैसा उन्हीं को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। जी। तो इसमें आपको अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड, तो ये कब मिला था आपको? इसके बारे में कुछ बताइए। नेशनल अवार्ड 2015 का मिला है। ये 9 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति भवन में स्वर्गीय महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न भी जो हैं जी, तो उनके द्वारा मिला था मुझे। अच्छा, ये किस कलाकृति पे मिला था? रिक्शा मैंने बनाया था, एक गुलाबी मीनाकारी का रिक्शा, वो अभी बनारस में दीनदयाल हस्तकला संकुल में, वो यहाँ के म्यूजियम में है जी। तो यहाँ तक आप नेशनल अवार्ड पा चुके हैं और फिर विदेशों में भी आपकी कलाकृतियों की प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी हैं, आपके जो भी कलाकृति हैं वो प्रदर्शित हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा, कैसे तय किए, इसमें कितना टाइम देते हैं काम करने के लिए? पहले तो एक टाइम था कि जैसे सिल्वर रेट फ्लक्चुएट हुआ था, तो एक टाइम था जैसे 7,000 से बढ़ते बढ़ते 75,000 हो गया था जी। तो एकाएक ये करीब 2010-12 के आसपास की बात है, तो काफ़ी काम मतलब खत्म हो गया था करीब करीब, बहुत कम ही लोग बचे थे। और फिर उसके बाद इसमें लगा था कि शायद जैसे खत्म ही हो जाएगा, तो ज़्यादातर आर्टिजन्स को, इस क्राफ्ट के आर्टिजन्स को ये पता भी नहीं था कि हैंडीक्राफ्ट जैसा कोई मतलब विभाग भी है हस्तशिल्प का, जो है जो शिल्पियों के लिए काम करता है। तो उस समय फिर शिल्पियों के लिए योजनाएं आयोजित मतलब वो की गई, कुछ क्लस्टर्स चले जिसमें से पता चला, लोगों के आर्टिजन्स कार्ड बने, लोग आना जाना शुरू किए विभाग में,
तो फिर पता चला कि सेल्फी जो है अपना प्रोडक्ट बना के जो है बेच सकते हैं। उनके माध्यम से काफ़ी सेमिनार्स भी हुए। उस दौरान जीआई के लिए भी बातचीत हो रही थी, तो जीआई के लिए भी मतलब काफ़ी जो है प्रूफ है वो मैंने उपलब्ध कराया। उसकी वजह से जो है फिर जीआई भी हुआ। और 2014 में जब यहाँ पे दीनदयाल हस्तकला संकुल जो टीएफसी ट्रेड फैसिलिटेशन के नाम से है, सेंटर के नाम से, तो वो बनना शुरू हुआ। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तो उनके सामने भी मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। 2015 में जेनेवा जाने का मौका मिला। अच्छा। स्विट्जरलैंड जेनेवा जाने का मौका मिला। वहाँ पे अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिला, कला को दिखाने का मौका मिला। तो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, तो काफ़ी प्रसिद्धि मिली उससे, लोग आना शुरू किए। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हम लोगों का सामान जो बिचौलिए लेते थे वो सबसे बड़ा मतलब हम लोगों के मतलब बेचने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा वही थे। क्योंकि वो कोई चीज़ जैसे वो 5,000 की लेके वो 25,000 की बेचते थे, मतलब कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 25,000 की हो जाती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को ही बेचे, ग्राहक को बेचे, तो बिचौलिए अगर बीच में नहीं रहेंगे तो सही रेट पे कस्टमर को मिलेगा और सही चीज़ मिलेगी, तो काफ़ी जो है मतलब हम लोगों का बढ़ सकता है। तो उस दौरान एक चीज़ और भी हुई थी कि सिल्वर रेट काफ़ी फ्लक्चुएट होने के बाद जब काम बंद हुआ था तो कुछ सामान नकली भी आ गए थे मार्केट में अन्य जगहों के। तो जैसे हम लोग किसी 5 स्टार होटल के शॉपिंग आर्केड या फिर उसमें किसी शॉप में बेचते, सोवेनियर शॉप में बेचते, वहीं पे उनके वो रखे रहते थे प्रोडक्ट, और हम लोग सिमिलर प्रोडक्ट रखे रहते थे। कस्टमर भी काफ़ी अपने आप को मतलब ले जाने के बाद, उनके प्रोडक्ट ले जाने के बाद काफ़ी ठगा सा महसूस करता था, एक ट्रस्ट खत्म हो गया था। जब जीआई हुआ तो पता चला लोगों को कि जो सामान वो लेते थे वो नकली था। असली सामान जब जीआई टैग के साथ जब मिलना शुरू हुआ तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ा कस्टमर का, डायरेक्ट वो आर्टिजन से लेने लगे। अभी काफ़ी कस्टमर डायरेक्ट आर्टिजन को फ़ोन करके उनके घर पे आके उनसे सामान लेना पसंद करते हैं, और इस तरह से उनका ट्रस्ट बढ़ता चला गया। एक कस्टमर की चेन बढ़ती चली गई, जैसे एक कस्टमर संतुष्ट हुआ और दूसरे को बताया, तीसरे को, ऐसे करके अभी हम लोगों के पास हजारों में कस्टमर रोज कोई ना कोई आता है। और भारत सरकार और राज्य सरकार ने भी काफी इसको प्रमोट किया। मेरा बनाया हुआ चेस सेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कमला हैरिस को दिया था। तो उस दौरान काफी प्रोडक्ट मतलब काफी ऑर्डर आए थे, मुझे बहुत सारे ऑर्डर आए थे। तो अभी तक लगातार ऑर्डर ही आ रहे हैं। और इसके अलावा 2018 में मुझे सऊदी अरेबिया रियाद में एक जेनेद्रिया फेस्टिवल होता है, पूरे विश्व का मतलब सबसे बड़ा उनका होता है मिडिल ईस्ट का। तो उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला, तो उससे काफी प्रमोट हुआ ये क्राफ्ट। और फिर 2022 में दुबई एक्सपो 2020 में भी जो है अपनी कला को प्रदर्शन करने हमें मतलब अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला, वो 195 कंट्रीज के सामने। तो उससे भी काफी प्रमोट हुआ, बहुत मतलब जो है इस तरह से प्रसिद्धि मिलती चली गई और सक्सेस होते चले गए। चलिए, और जैसे आप बोले हैं पहले बिचौलिया वाले पैसा आप लोगों का इधर उधर कर देते थे, जैसे आपका प्रोडक्ट 5,000 में खरीदे और ले जाके 25,000 में बेचते थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई ऐसा, जैसे हम एक सुने हैं जैम पोर्टल होता है, उसके माध्यम से लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे डायरेक्ट कस्टमर से डील हो जाता है, तो इस टाइप का और भी कोई वेबसाइट वगैरह या कुछ है जिसके माध्यम? गवर्नमेंट ने हम लोगों के प्रोडक्ट को अपने उस पे ऑनलाइन कर दिया है। ओडीओपी में भी, ओडीओपी पोर्टल के नाम से बनाया उन्होंने, गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। और काफी प्रदर्शनियां फ्री मिलती हैं हम लोगों को, देश विदेश भी जा चुके हैं, अपने देश के अलावा विदेश में भी जा चुके हैं। वहाँ लोगों से मुलाकात होता होगा, कांटेक्ट बढ़ता होगा लोगों से, और जैसा डिमांड होता होगा आपको कॉल करके भी लोग ऑर्डर, विदेशों से भी आते हैं लोग और डायरेक्ट काफी एनआरआईज। और सबसे बड़ी चीज मतलब मैंने एक बदलाव किया था, मुझे लगा कि जो एक बार जैसे राखी, चाइना का उस समय विरोध चल रहा था, तो राखी उस समय जो है लोग पूछ के लेते थे कि चाइना की राखी जो है नहीं है ना, मतलब 5 रुपए की चाइना की राखी नहीं लेते थे, 50 रुपए की अपने देश की बनी राखी ले लेते थे, ऐसा हुआ था एक बार। बिल्कुल। तो उस दौरान हम लोगों ने क्या किया था कि हम अपनी राखी बनाए थे, अपने गुलाबी मीनाकारी की राखी बनाए। तो वो काफी फेमस, मतलब काफी प्रसिद्धि मिली थी। उसकी कीमत क्या थी उस टाइम? वो 900 से लेके 1500 था, और उसको बहुत लोगों ने पसंद किया। और वो मतलब 4 साल में वो करीब मतलब राखी जो बेचते हैं वो 10 लाख के आसपास की पहुंच गई। अच्छा। और काफी आर्टिजन जो हैं, इस एक तरफ से आर्टिजन खत्म हो चुके थे, लेकिन सरकार की योजनाएं और काफी कुछ मेहनत करके करीब 500
वुमेन्स आर्टिजन इसमें तैयार हो गई हैं, वो अपना काम करती हैं। तो उस राखी में कौन कौन से मेटल के साथ साथ और क्या क्या लगा था? चांदी चांदी और ये गुलाबी मीनाकारी थी, उससे मीनाकारी कलाकृति थी, कलाकृति, और उसके बाद उसमें मोतियां थी जी, ओरिजिनल भी, मतलब रियल पर्स भी थे उसमें जी। तो गुलाबी मीनाकारी। अच्छा, एक चीज और मैंने किया था कि एक प्रयोग और किया था मैंने, उनको एक के बजाय 2 राखी एक साथ, मतलब मैं उनको देता था एक जैसी। अच्छा। कि वो जब भी वो राखी बीत जाती थी तो वो आते थे, उसको इयरिंग बनवा के वो मतलब वापस पहन लेते थे। अच्छा, यानी जो राखी था फेंकते नहीं, मतलब वो रखा ही यूज होने के बाद लोग एक दिन बाद Reuse। निकाल के रख देते हैं हाँ। या कुछ दिन बाद फेंक देते थे, रीयूज तो होता उसको रीयूज हो जाता था। मतलब कान में वो लोग लगा के झुमके 2 फायदा मिलता था, कस्टमर भी खुश और हमको एक के बजाय हम 2 राखी बेचते थे। जी, यानी एक पंथ 2 काज हो जाता पहले था। बहनें अपने भाई को राखी बांधती थी, फिर दूसरे दिन वापस लेके फिर उसका जो एक और मिला के उसको जो है इयरिंग बनवा लेते। जी, पहले तो लोग ये संकोच करते कि बस एक दिन की बात है, क्या इतने महंगे हम राखी दे के पैसा फंसाएं। जब ये सुनते होंगे लोग इयरिंग के लिए तो लोग ले लेते होंगे। तो इतने दिनों से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपकी सबसे चर्चित कलाकृतियां कौन सी रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। भगवान राम का मंदिर जो है गुलाबी मीनाकारी का, जी, वो सबसे चर्चित और सबसे अच्छी कलाकृति में उसको मानते हैं, और वो मेरा स्वप्न था एक जैसे भगवान राम का एक मंदिर बनाना। जी, जी। तो मेरा सबसे चर्चित है। अच्छा, यानी जब से राम मंदिर बना तब से उसका मतलब ऑर्डर ज्यादा आने लगा आपके पास, मेरे लिए वो डिमांड बढ़ गया एकदम, मतलब ऐसा उसको बनाना था कि जो एकदम मॉडल से मतलब बनता एकदम जी, अतुलनीय हो। जी, मतलब मेरा ध्यान इस पे था कि उस जैसा कुछ दूसरा प्रोडक्ट न बन पाए, जी, और जी। मेरा मतलब बहुत अच्छा बना था वो। जी, और उसमें उसकी सबसे खास बात है कि वो 108 दिन में तैयार हुआ था और उसके 108 अच्छा। पार्ट्स है, और हम लोगों के सनातन धर्म में 108 का अंक जी, का जी। बहुत महत्व है। जी, भगवान राम की उसमें सोने की प्रतिमा थी छोटी सी, जी, और उसमें हीरे भी जड़े हुए हैं। जी। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी के लिए भी आपने कुछ कलाकृतियां बनाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए काफी कुछ किया है, जी। तो हम लोगों ने मतलब मैंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है कि मतलब उनके इस कि हम लोगों का क्राफ्ट कभी खत्म ना हो, काफी उन्होंने प्रमोट किया। तो जी, मुलाकात भी 7-8 बार कम से कम हुई है, लेकिन बहुत गौरव का क्षण था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो अच्छा, मैंने अच्छा। ये उनका वो बनाया था। अच्छा, क्या बात है। ये मतलब इसको आप अपने हाथों से उनको आदरणीय लगाए। प्रधानमंत्री जी को 3 जून 2022 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में, ग्राउंड ब्रेकिंग GPC 3 में जी, उनको मतलब ऐसे ये ब्रोच है। जी, तो उन्होंने काफी सुझाव भी दिया था कि मतलब कैसे प्रमोट करना है, नई चीजें बनाना, जी। और पूछा भी था कितने करोड़ का बिजनेस है। मैंने बताया था कि 100 करोड़ का है, जी, तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि 1000 करोड़ का हो जाए जल्दी से जल्दी। जी। चलिए, इसमें कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट के भी तरफ से पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है। काफी उन्होंने प्रमोट किया है। जी, काफी लोकल फॉर वोकल, ये एक स्लोगन भी है जिसके अंतर्गत काम हो रहा उनका है आत्मनिर्भर भारत, जी, और वोकल फॉर लोकल है, और इसके लिए जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है काफी कुछ किया उन्होंने। तो हम लोगों ने इस क्राफ्ट में ही सबको सम्मिलित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत हम लोग हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने सिर्फ वुमेन आर्टिजन की एक पूरी फौज तैयार कर दी है, जी, और वोकल फॉर लोकल से मतलब हम लोग के क्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल हो गया है, मतलब हम लोग का प्रोडक्ट विदेशों में भी जाता है। जी। चलिए, कुंज बिहारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते।